लाइन, ये लाइन को मैंने क्लिक किया है और अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये मुझसे पूछा कि जी कहाँ मार्क करना। मैं कहता हूँ जैसे यहाँ मार्क कर देते हैं, और यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया, यहाँ किया, और यहाँ जाके ये क्लोज करेंगे। तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि जी इसको क्लोज करना है। मैं कहता हूँ येस। अब उसने क्या किया है, एक क्लोज्ड शेप बना दिया है। ठीक है, अगर इसी तरह मैं मॉडिफाई में चला जाऊँ तो प्लस का साइन आ रहा है और इसमें भी सब ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। सब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिस तरह भी हमने पहले भी देखा है कि किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर जब डिफाइन हो रहा होता है तो वो इन ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट जो है वो क्रिएट होता है। इस केस में हमारे पास शेप है। इस शेप के आप नोट करें सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन। वर्टेक्स पे जब क्लिक करते हैं तो वो ऑब्वियस ही बात है कि जो वर्टेक्स है वो ये है। ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। सेगमेंट क्या है, ये एक सेगमेंट है। जिस तरह वहाँ पे एच थी यहाँ पे सेगमेंट है। उसके बाद स्प्लाइन है। स्प्लाइन क्या चीज़ होती है, जिस तरह वहाँ पे एलिमेंट था यहाँ पे स्प्लाइन है। आप नोट करें, मैं एक क्लिक करता हूँ सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है। ये वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन हो गए, ये हो गए इसके सब ऑब्जेक्ट्स। वर्टेक्स पे जाते हैं तो आप W प्रेस करें और ऑफ कोर्स अगर आप इस पर क्लिक करें इस तरह तो ये आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा। अगर इसको हम पर्सपेक्टिव में जाके देखें तो पर्सपेक्टिव में हमें क्या नज़र आता है, इसको मैं ज़रा कुछ इस तरह कलर दिख रहा है। पर्सपेक्टिव में हमें क्या नज़र आ रहा है, सिंपल एक 2D लाइन है, ये अभी 3D में एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा, अब अगर मैं इस लाइन को, ये मैं आपको ना बेसिक से बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर बन क्या रहा है। ये मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है, और अब अगर मैं इसको 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या प्रोसेस होगा। मॉडिफाइड लिस्ट में जाता हूँ और एक्सट्रूड की ऑप्शन होती है यहाँ पे, ये आ रहा है एक्सट्रूड। मैंने इसको एक्सट्रूड किया जितनी मुझे हाइट चाहिए इसकी, ये मैंने एक्सट्रूड किया तो मेरी शेप जो है लाइंस में अब वो 3D में कन्वर्ट हो गई हैं। सही है। अगर मैं इसको F4 करता हूँ तो इसकी एजेस नज़र आ रही हैं। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इसके एजेस जो हैं वो चैम्फर हो जाएं, तो मैं क्या करूँगा, ये तो एक लाइन है और उसके ऊपर एक एक्सट्रूड लगा हुआ है, लेकिन मैं इसको भी राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉली मैं कर सकता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली। हेलो, ये ठीक है। अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में आ गया है जिस स्टेज में हम पहले काम कर रहे थे। सही है। अब आप इसकी एज के ऊपर जा सकते हैं और ये एज आप पिक कर सकते हैं। अब इस एज को हम क्लिक करके पिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होती है लूप की। लूप किधर है, ये लूप की ऑप्शन आ रही है, इसको मैंने लूप किया। अच्छा, ये ऑलरेडी लूप हो गया शायद। लूप कई दफ़ा ये रीड नहीं भी कर रहा होता, जिस तरह इस केस में इसने इसको रीड नहीं किया। यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, वो इसलिए रीड नहीं कर रहा, ठीक है, इसको हमें मैनुअली करना पड़ेगा क्योंकि एजेस एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है तो वो इसको नहीं रीड कर रहा। ये आपने एज सेलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब अगर आप इसको चैम्फर कर दें तो आप उसी तरह इसको चैम्फर कर सकते हैं, ये और सेगमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपने देख लेना कि यहाँ पे वो क्रॉस ना कर रही हो चीज़ें, वरना मसला हो जाएगा। ओके किया तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये शेप से हमने क्विकली एक 3D ऑब्जेक्ट देखें कि किस तरह जनरेट कर दिया। वापस आ जाते हैं जरा लाइन्स के ऊपर। अब लाइन हमने ड्रॉ की, लाइन का दोबारा से स्ट्रक्चर देखने लगे हैं कि ये एक लाइन है। इसको जब तक आप क्लिक करते रहेंगे आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिलते रहेंगे। जब आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपको ये कर्व पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरह ये और ये और ये और ये। क्लोज करेंगे तो आप इसको कह सकते हैं यस क्लोज शेप। अगर मैं वर्टेक्स इसमें वापस चला जाऊं और वर्टेक्स पे जाऊं तो ये मेरे पास सारे वर्टेक्स आ रहे हैं। इनको मैं मूव कर सकता हूं इस तरह और इस तरह और इस तरह। ठीक है, ये हम मूव कर सकते हैं सारा कुछ। सही है, बात समझ आ रही है। अगर आप कोई वर्टेक्स डिलीट करना चाहें क्लिक करें और डिलीट प्रेस कर दें तो वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्लिक करें। अब आप इसको क्लिक करने के बाद इसके ऊपर कुछ हैंडल्स आ रहे हैं।
ये वाले नोट कर रहे हैं, ये हैंडल्स आ रहे हैं। इसको आप इससे इसका कर्वेचर चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इस पर राइट क्लिक करें तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, बिजियर कॉर्नर और स्मूथ। बाय डिफ़ॉल्ट ये बिजियर हुआ है। अगर मैं इसको कहता हूँ बिजियर कॉर्नर, तो अब क्या होगा कि ये एक साइड से ब्रेक हो जाएगा और मुझे इसको एडजस्ट करने देगा इस तरह, ठीक है। राइट क्लिक, और अगर मैं इसको स्मूथ कर दूँ तो ये कम्प्लीटली स्मूथ हो जाता है। सही है, बात फॉलो कर रहे हैं कुछ कि क्या होता है, क्या चीज़? हाँ हाँ, नहीं, ये इस तरह हो सकते हैं रोटेट या स्केल। नहीं, इसको आप क्या करेंगे, ये ऐसे बस रोटेट होगा, इसके जो हैंडल्स हैं वो रोटेट होंगे, ठीक है। स्केल तो ये आपस में इनकी जो रिलेशन है वो स्केल हो सकती है, वो यहाँ से हम लोकली कर देना तो फिर स्केल होता है। वो हो जाता है, वो यहाँ से होगा, सॉरी। अगर आपकी ऑटोकैड की लाइंस बहुत परफेक्ट बनी हुई हैं तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको यकीन है कि वो डबल लाइंस नहीं है, लाइन के ऊपर लाइन नहीं है, ठीक है, और सारे वो पॉइंट्स क्लोज्ड हैं, तो यहाँ पे लाके आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रोड में तो कभी भी क्लोज नहीं होगा, मतलब वो एज ए क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फिर आपको करने पड़ेंगे, यहाँ पे लाके करेंगे उसको। रोड एक ऐसे स्टार्ट हो रही है तो आगे जाके खत्म हो रही है, तो वो जो अगर सेंटर लाइन एक्सपोज किया वो वापस क्लोज लूप तो नहीं होगा। नहीं, क्लोज लूप से ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि ये लाइन है ना आपके पास, ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये लाइन जो है ऑटोकैड से लेके आए हैं, ठीक है, ये। और मेरा मतलब है कि ऑटोकैड के ऊपर अक्सर जब आप ड्रॉ करते हैं ना ऑटोकैड में, तो ये इस तरह लाइन के ऊपर लाइन होती है ऑटोकैड के अंदर। तो अगर ये लाइन के ऊपर लाइन होगी तो हम यहाँ पे भी ला के उसको कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। अगर तो वो सारा कुछ सही होगा तो हम एक ही दफ़ा सेलेक्ट करेंगे, सबको वेल्ड करेंगे, सारा कुछ वेल्ड हो जाएगा, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर वो डबल लाइन्स हैं या वहाँ पे कुछ वर्टेक्स आपस में कनेक्ट नहीं हुए हुए, तो वो फिर आपको बारी बारी को देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप उसको एक्सट्रूड नहीं कर सकते। ठीक है, और हमारे जो भी एक्सपेरिमेंटल बॉसेस हैं वो कहेंगे कि फलां जो है उसकी हमें जो है आपको 3D के ऊपर बना के, सही है, सही है। क्या हम ये ऐसी लाइन से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम पहले वो सारा प्लान खुद से ड्रॉ करेंगे मैक्सिमम, फिर शुरू करेंगे, या हम उसको यूज कर सकते हैं? उसको यूज़ कर सकते हैं, मोर और लेस 80% चांस है कि कर सकते हैं यूज़। और क्या वो रिकमेंडेड है कि हम उसको यूज करें? हाँ, कर लें, क्योंकि अगर यहाँ पे आप बनाना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है ना। आप इवेंचुअली रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन वो उन लाइन से भी हो जाएगा, क्योंकि जब ऑटोकैड की लाइन इसमें इंपोर्ट करते हैं ना, वो ये स्प्लाइन ही बनती है एंड ऑफ द डे। हाँ, तो अगर आपको ये सारा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो वो मसला नहीं होगा उसमें, क्योंकि जब आप ऑटोकैड का प्लान, अगर आपने ऑटोकैड में ये लाइन लगाई हुई है ना, तो यहाँ पर भी आपको यही नज़र आएगी। फ़र्क क्या होगा, एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करते हैं ये है ना, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो ये देखें, ये अब ब्रेक हो गया। शायद ऑटोकैड से आप चीज़ें लेके आएँ तो आपको इंपोर्ट करने के बाद नज़र तो यही आ रहा है, लेकिन अगर इसको हम डिटेल में देखें तो ये ओपन है यहाँ से, ये देख रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। अगर ये भी आपके थोड़ा सा इस तरह मूव कर रहा है तो ये थोड़ा सा मसला हो जाएगा। अगर इस तरह भी ये ओवरलैप करेंगे तो हम सारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वेल्ड की ऑप्शन होती है, ये सारा कुछ हम वेल्ड कर देंगे तो ये सारा वेल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये काम करना होगा। हाँ, अगर आपका मैप ऑटोकैड में क्लीन है तो यहाँ लाके कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब वर्टेक्स पे वो जब इंपोर्ट करेंगे ना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, कुछ उसमें थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ होती हैं। अगर आपका मैप बहुत ख़राब है तो उसको कर सकते हैं हम कुछ ना कुछ उसके साथ, ठीक है। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं।
राइट क्लिक, स्मूथ, ये समझ आ गई इसकी 3 टाइप की चीज़ें हैं। अगर आपने इसमें कोई पॉइंट ऐड करना है तो राइट क्लिक, रिफाइन करेंगे आप इसके अंदर, ये रिफाइन की ऑप्शन आ रही है, तो आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आप ऐड करेंगे तो वो पॉइंट्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे। राइट क्लिक करेंगे तो वो कमांड ख़त्म हो जाएगी रिफाइन की और आप इनको मूव कर सकते हैं। वो जो लाइन जो एग्जिस्ट कर रही होगी ना, जो उसकी प्रॉपर्टी होगी करेंटली, वो उस तरह एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको राइट क्लिक करके अगर आपने चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लूँ इस तरह, तो इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। रेंडरिंग, इंटरपोलेशन, हम जाना चाह रहे हैं यहाँ पे कहीं पे, ये ठीक है। सेगमेंट है, अगर मैं सेगमेंट यहाँ से ज़रा डिलीट कर दूँ एक, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह ओपन पॉइंट्स आते हैं। अब इन ओपन पॉइंट्स के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मैं पिक करूँ और मैं यहाँ पे ला के इसको प्लेस कर दें यहाँ पे, लेट्स से इसके ऊपर इस तरह। ठीक है, तो मैं इन दोनों को पिक करके वेल्ड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं इसको कहूँगा वेल्ड, तो वो इसको वेल्ड कर देगा। इसने वेल्ड नहीं किया, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। शायद इनका डिस्टेंस आपस में ज़्यादा करने वाला, तो मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा कर देता हूँ और वेल्ड करता हूँ। अब उसने मुझे होपफुली वेल्ड कर दिया। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस कम या ज़्यादा है तो यहाँ से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपने अगर डिस्टेंस नहीं रखनी, इन दोनों को पिक करें, फ्यूज़ प्रेस करें। फ्यूज़ से वो क्या करता है, दोनों को एक पॉइंट पे ले आता है। सही है, और फिर आप उसको वेल्ड कर दें, तो अब वो वेल्ड हो गया। कुछ बात समझ आ रही है। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट को पिक कर लेते हैं और हम कहते हैं फिले, तो फिलेट की कमांड से क्या होता है, इसमें आप इस तरह कर्व डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक कर्व आ गया। इसी तरह अगर इसको पिक करें, आप कहते हैं जी चैम्फर करना है मैंने, तो चैम्फर करेंगे तो वो आपको इस तरह स्ट्रेट एज देगा। चैम्फर में वो राउंड देता है, इसमें वो फिले में वो राउंड देता है और चैम्फर में वो इस तरह कॉर्नर पॉइंट्स देता है आपको। ठीक है, ये इसकी कुछ थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आप स्प्लाइन पिक करते हैं ये, और आप इसको कहते हैं जाके यहाँ से आउटलाइन, ये आउटलाइन एग्जैक्टली वो काम होता है जो ऑटोकैड में ऑफसेट करता है। ठीक है, इसको हम अगर ऑफसेट करना शुरू करें अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेते हैं इसको। ये मैंने आउटलाइन बना दी। अब ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह आ गया, इसको क्या करेंगे, इसको हम आराम से पिक करते हैं, इधर लेके आते हैं और इसको राइट क्लिक करके ना कॉर्नर कर देते हैं। अगर कॉर्नर से भी नहीं हो रहा तो ये हैंडल है, थोड़ा सा इसको इस तरह रखते हैं। ये अगर लूप बनी होगी ना तो ये एक्सट्रूड नहीं होगा प्रॉपर्ली। अब अगर इसको मैंने इस तरह क्लिक कर दिया है तो एक्सट्रूड अगर करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है वो हम देखना चाह रहे हैं। एक्सट्रूड ये आ रहा है। ठीक है, ये शेप आ रही है। अब हाँ, सॉरी मैं समझा नहीं। हाँ, तो नहीं होगा, नहीं, मैं वो ये भी करने लगा था। ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट हमने दूसरा लिया है, इसका डिलीट कर देते हैं एक्सट्रूड। अब अगर इसमें मैं इवन ये अगर इसको बेज़ियर करके ये कुछ इस तरह कर देता हूँ ना, तो अब ये इसको भी एक्सट्रूड नहीं करेगा, थोड़ा सा मसला हो जाएगा उसके लिए। एक्सट्रूड, ये देख रहे हैं इसने क्या किया, शेप को सेम शेप है, सिर्फ वो लूप बनने की वजह से ये देखें क्या हो रहा है, रिवर्स साइड्स आ रही हैं और ये कुछ उसने फेस बना दिया, उसको समझ नहीं आई कि क्या करना है। इसी तरह इसको मैं कट कर लेता हूँ की बार, ताकि बार बार ना जाना पड़े। वर्टेक्स, इसको अगर राइट क्लिक करके कहता हूँ कॉर्नर, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये ब्रेक करने से क्या हुआ है, ये दोनों टूट गए हैं, लेकिन ये है एक दूसरे के ऊपर। अगर इधर भी मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँ तो आप नोट करें कि क्या किया उसने। ठीक है, उसने बाहर वाले को कर दिया, अंदर वाले की इसको समझ ही नहीं आई कि क्या करना है। तो अगर इस तरह की छोटी छोटी एरर्स आपके ऑटोकैड के प्लान में होंगे, तो आप जब भी इसको एक्सट्रूड लगाएंगे या कुछ और सा कमांड्स करेंगे, एक्शंस करेंगे, तो इस तरह के मसले आते हैं।
स्ट्रेट लाइन में मतलब जैसे भी हम एक स्ट्रेट रोड बनाई है तो उसको तो हम तो ये लाइन कमांड यूज करके नहीं बना सकते। स्ट्रेट रोड कौन सी? मतलब अभी स्टार्ट में आपने बॉक्स से एक रोड बनाई, हाँ, तो अगर मैं वहाँ पे ये ऐसी लाइन लगाता हूँ सीधी और उसको मैं एक्सट्रूड कराता हूँ तो वो तो वैसे नहीं बनेगी। बन जाएगी, क्यों नहीं बनेगी? आप कह रहे थे कि ओपन कर दिए तो फिर उसको एक्सट्रूड नहीं करेगा सिंगल लाइन। नहीं, ये देखिए ना, अब अगर सपोज जिस तरह हमने स्ट्रेट रोड बनाई है ना, अगर मैं ये शेप्स के थ्रू बनाना चाहता हूँ, मैं ये रेक्टेंगल टूल पिक करता हूँ और ये मैंने एक रोड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया और इसके ऊपर मैं वो एक्सट्रूड लगा देता हूँ, तो ये एक्सट्रूड हो गई ना रोड। हाँ हाँ, सिंगल लाइन तो एक्सट्रूड नहीं होगी। हाँ, और हम उस लाइन को एक्सट्रूड कर रहे हैं, मतलब उसको चौड़ा कर रहे हैं बेस की बनाने के लिए। अच्छा, देखिए उसका ना आप कह रहे हैं कि आपके पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन, ठीक है। अब ये लाइन तो एक बस लाइन है ना, इसको आप एक्सट्रूड नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको व्यू पोर्ट में दिखा सकते हैं। अब देखें क्या होता है। ये एक लाइन है, ठीक है, और रेंडरिंग में हम आ जाते हैं। ये लाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको कहते हैं एनेबल इन रेंडर, एनेबल इन व्यू पोर्ट करते हैं, रेंडर बाद में देखेंगे। एनेबल इन व्यू पोर्ट, इसका मतलब है कि ये जो शेप है ये आपको व्यू पोर्ट में भी नज़र आए। और इसकी अगर मैं थिकनेस ज़्यादा करता हूँ तो आप नोट करें कि ये एक 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एक पाइप सा बन गया है। अगर मैं इसको कहता हूँ रेक्टेंगुलर और मैं इसकी लेंथ ज़्यादा करता हूँ, बिट ज़्यादा करते हैं इसकी, तो क्या ये एक रोड के फॉर्म में बन रही है? ठीक है, ये एक तरीका है। एज़ कम्पेयर मैं एक और काम भी कर सकता हूँ कि ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया था जिस पे एक्सट्रूड लगाया हुआ है, ये मैं एक्सट्रूड डिलीट करता हूँ। ये रेक्टेंगल है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू स्प्लाइन करते हैं। जब स्प्लाइन को आपने, ये रेक्टेंगल है, इसमें आप नोट करें कि सब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहे, तो इसको आप पॉली में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको आप स्प्लाइन में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसके सब ऑब्जेक्ट्स आ जाएँ। ये सब ऑब्जेक्ट्स आ गए, मैंने कहा राइट क्लिक, रिफाइन, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, और अगर मैं इनको मूव करके इस तरह ले जाऊं तो ये भी एक रोड स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको शायद कुछ इस तरह रोटेट कर सकें, इसको राइट क्लिक करके कॉर्नर कर देते हैं, कॉर्नर, ठीक है, और इसके ऊपर मैं वो पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ बनी है, ठीक है। कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको दोनों में? क्या? नहीं, वो तो उसकी शेप है ना, वो शेप तो डिफाइन कर दें। ये वाला स्मूथ नहीं है, इसको स्मूथ भी कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है। इंटरपोलेशन में जाएं और ये स्टेप्स हैं और ये स्मूथ हो गई, ठीक है। बेहतर ये होता है कि ये इसको अडेप्टिव कर दें। अडेप्टिव का काम ये होता है कि जहाँ पे कर्व कर रहा होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ सेगमेंट्स ऐड करेगा, और जहाँ वो स्ट्रेट होगा वहाँ पे सेगमेंट्स ऐड नहीं करेगा। तो ये अडेप्टिव बेस्ट रहता है। अब इन दोनों में ना वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हाँ ये लाइन ही है, ठीक है, लेकिन शेप तो ये भी है, शेप ये भी है, ठीक है ना। दोनों तरीके हैं, कोई एज एन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरह चीज़ बननी है, उस तरह भी बन सकती है, इस तरह भी बन सकती है, ठीक है। ये तो ये वाला तरीका ये इसलिए यूज़ होगा क्योंकि जब आप ऑटोकैड से लेके आएंगे अपने प्लान्स तो वो इस फॉर्म में होंगे, यानी कि इस फॉर्म में आपके पास रोड्स होंगी आपकी, तो वो फिर हम उस पर एक्सट्रूड लगाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ डायरेक्टली बेसिक बना रहे हैं यहाँ पे तो वो आप इधर से बना सकते हैं इस तरह। एट टाइम्स हम ये भी कर सकते हैं कि ऑटोकैड की जो लाइंस हैं, जिस तरह एलिवेशन लाइंस होंगी या जो ब्रिज की लाइंस होंगी, वो हमें यहाँ पे ही बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। वो उसका 3D यही बनेगा, वो जो प्लान की लाइंस होंगी उनको एक्सट्रूड करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, तो वो हम इधर रख के बना लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इसका शेप का स्ट्रक्चर है सारा। और इसके बाद हम इसमें और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ देख सकते हैं जल्दी से। ठीक है, ये जब हम इसको अप्लाई करेंगे ना तो बूलियन शून्य के साथ अप्लाई हो जाएगा, ये करके देखने को चलेगा। अभी मेरा मेन मकसद था कि मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूं कि ये स्प्लाइन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, वर्टेक्स इसके और ये सेगमेंट्स और एक्सट्रूड वगैरह इस पर लगाते हैं वो चीज़ें।
ठीक है ना। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो चीज़ ना समझ आ रही हो। नहीं, बॉक्स में जब आपने कोई पेज की एडिट किया है, तो इसका जो विड्थ है वो वेरी करती है। किसको? ये वाला? हाँ, वो डेफिनेटली ख़राब हो गया है, वे कर गया। ये और है, ये और है। ये तो वो लाइन वाले में वो वही रही है जो हाँ विड्थ रखी थी, बिल्कुल वही रही है। ये तो एक्चुअली मैंने बनाया भी ऐसे ही रैंडमली है, तो वो क्योंकि मैंने स्केल करके ट्विस्ट किया तो वो इस तरह हो गया। ठीक है, ये तो ऑफ कोर्स वो प्रॉपर्ली हम बनाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें इस पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रोड हाँ में चोटी ना हो। बिल्कुल ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें स्प्लिट जो हमारी लोड होती है नॉर्मली जो है ग्रेड होती है उसका जो मैं नॉर्मली अगर सेंटर लाइन है तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, हमने उस क्रॉस सेक्शन को फॉलो करना था कि ये क्रॉस सेक्शन इस सेंटर लाइन पे इस तरह जा रहा है। सही है, ऐसे भी हो सकता है। तो वो उसको भी किया जा सकता है। हाँ, वो भी एक तरीका है। एज ए पाथ यूज करके और बिल्कुल, क्रॉस सेक्शन वो भी एक तरीका है। प्रोफाइल यूज करते हुए उसके ऊपर एक शूट करके या लॉक करके जो भी हाँ जैसे बेरियर एक तरफ को देखें कि हम उसको यहाँ पे जॉइन करके उसी शेप में उसे शेप भी दे सकते हैं जिस तरह हमारी मॉडल करी है ऐसे ही। हाँ, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, कोई एक तरीका नहीं है चीज़ बनाने का, बहुत सारे तरीके हैं। जब आपको एक दफ़ा ये टूल आ जाएगा तो आप मिक्स एंड मैच करके भी बना सकते हैं चीज़ें। लाइन इस तरह बना ली, वो इस तरह बना लिया है। और आप हार्ड एंड फिक्स टूल नहीं कह सकते कि जी मैंने रोड इसी तरीके से बनानी है। जो तरीका आसान लगता है उस प्रोसेस के लिए वो आपने फॉलो करना है। अब हो सकता है ब्रिज बनाने के लिए ये तरीका ना हो, क्योंकि ब्रिज के ऊपर और सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो हमने अपना जो वर्क फ्लो है वो उसको हमने मिनिमाइज़ करना है कि हम कम से कम टाइम और काम के साथ जो है वो चीज़ निकाल लें। अभी आपने बताया था कि जैसे हम जो चीज़ को कॉपी करते हैं और कॉपी के बाद अभी दूसरे के कॉपी हो उसमें डिस्टेंस का ऑप्शन कहाँ पे है? उसमें डिस्टेंस का ऑप्शन नहीं आता। ये जो डिफ़ॉल्ट कॉपी है वो एरे हम करेंगे उसके अंदर आएगा। ठीक है, कॉपी में जो 3 ऑप्शन हैं जब हम इसको ड्रैग करते हैं शिफ्ट से तो ये कॉपी, इंस्टेंस और रेफरेंस आता है। कॉपी सिंपल इसकी कॉपी निकाल देता है, वो एक स्टैंड अलोन कॉपी होती है, उसका प्रीवियस ऑब्जेक्ट से कोई लिंक नहीं होता। जब हम इंस्टेंस करते हैं तो इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि जितनी कॉपीज़ निकल रही हैं वो सारी की सारी एक दूसरे पर लिंक हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट को चेंज करने से सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मॉडिफाई होते हैं। ठीक है, अब इसके कंट्रास्ट में अगर हम कुछ भी ले लेते हैं, टी पॉट ले लेते हैं। अगर मैं इसको पिक करता हूँ और मैं कहता हूँ जी मुझे रेफरेंस चाहिए और रेफरेंस कॉपीज़ इतनी चाहिए, ओके ठीक है। अब क्या होता है, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ट्वीक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। रेफरेंस के साथ करना चाहिए था इसको। ये मैंने कॉपी किया, रेफरेंस पे चेंज किया था इसको, किया तो था वैसे। रेफरेंस नंबर ऑफ कॉपीज, एक्चुअली रेफरेंस वैसे करता ये है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट कॉपी करते हैं ना, तो अगर आप सिर्फ जिससे आपने उसको रेफरेंस निकाला होता है उसको चेंज करेंगे तो वो बाकी चेंज होती हैं। लेकिन अभी इसी केस में मैं ये देख रहा हूँ कि ये, तो मैं इसको भी चेंज करता हूँ तो ये सारे चेंज हो रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए वैसे। क्या मैं वही कह रहा हूँ ना, इंस्टेंस में भी वही करता है, ये भी इंस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। होना ये चाहिए कि जब आप रेफरेंस निकालते हैं तो ये जो ये वाला ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ इसको चेंज करने से सारे सब पे इफेक्ट होता है। रेफरेंस का मकसद ये होता है। लेकिन इस केस में कुछ कर नहीं रहा। शायद मैं अगर इस पर एक मॉडिफायर लगा दूँ बेंड का,
ऐसे ही रैंडमली लगा के देख रहा हूँ तो क्या होता है, एंगल चेंज हो रहा है इसका। अगर मैं इस पे आता हूँ तो ये अब भी कर रहा है। अगर मैं इसके सेगमेंट ज़्यादा करता हूँ सब पे हो रहा है। खैर अब देख सकते हैं इसको। अगर इन सबको डिलीट कर दें हम और सेगमेंट्स डाल देते हैं, ये कॉपी निकालते हैं ऐसे। अगर मैं इसके ऊपर बैंड लगाता हूँ क्या होता है, एक्चुअली मॉडिफायर डिपेंडेंट होता है थोड़ा सा। हाँ ये शायद ये चक्कर है इसका। एंड इधर कर रहा है। अगर अब हम ये काम ये करें कि इसको लेते हैं ऐसे, इसको करते हैं इंस्टेंस, कॉपी निकालते हैं। अगर मैं इसके ऊपर बैंड लगाता हूँ तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये निकाला मैंने इसके साथ और ये ठीक है। ये एक्चुअली जो रेफरेंस है ना, ये ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे इसके साथ, मॉडिफायर के साथ। इसमें ना ये होता है कि जब आपने मॉडिफायर लगाया ना इंस्टेंस के ऊपर, तो कोई भी मॉडिफायर हो वो भी इंस्टेंस हुआ हुआ साथ ही, ठीक है। लेकिन जब आप ये रेफरेंस किया हुआ है ना हमने, तो ये देखें कि उसका जो बेस है वो तो लिंक्ड है, लेकिन जो हमने ये एक्चुअली बाद में लग गया इसके ऊपर, ये अभी हमने कर दी थी ना गड़बड़, ठीक है। इसके ऊपर जब हम बैंड लगाते हैं इस तरह, और इसके ऊपर जब हम बैंड लगाते हैं इस तरह, तो ये अब इंडिविजुअल हैं, ठीक है। इसके ऊपर बैंड और तरह से, इसके ऊपर और तरह से, लेकिन जो इसका नीचे रेफरेंस ऑब्जेक्ट है वो एक ही है, ठीक है, वो ये वाला है। अब देखना है इसके ऊपर मैं अगर ये इंस्टेंस होता मैं इस पर बैंड लगाता तो वो सब पे लग जाता। तो रेफरेंस में ये है कि जो रेफरेंस के ऊपर करेंगे ना वो अप्लाई हो जाता सब पे। अगर मैं बैंड करूँ तो ये अब बैंड इन पे लग जाना चाहिए। इस पर अब 2 बैंड हैं, ठीक है। तो रेफरेंस पे जो आप चीज़ लगाएंगे ना, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना हुआ है इनका, इस पे जो आप कमांड्स या वो लगाते जाएंगे मॉडिफायर, वो इस पर अप्लाई होते जाएंगे। और इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी आप अपने अलग से रेफरेंसेस वो लगा सकते हैं, इंडिपेंडेंट मॉडिफायर्स लगा सकते हैं, ये वाले। हाँ, तो वो उस पर जो अप्लाई हो रहा है वो सब पे अप्लाई होता जाएगा। लेकिन अगर आप इसके जो ये निकले में इस पर कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो उस पर अप्लाई नहीं होगा रेफरेंस पे। ये समझने के सॉर्ट ऑफ अ ग्लोबल लोकल है, ये ग्लोबल चेंजेस अप्लाई कर देगा सब पे, और इनके ऊपर लोकल चेंजेस अप्लाई हो सकती हैं। जबकि इंस्टेंस में ये होता है कि सब कुछ एक ही लेवल पे होता है, वो ये डिफरेंस होता है रेफरेंसेस का। ये मॉडिफायर के साथ ज़्यादा काम करेगा। इसको हाँ हाँ हाँ, तो इसको यूनिक कर दें फिर। हाँ, इसको यूनिक कर दें कि इसमें जब आप बॉक्स पे चेंज करेंगे तो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिफरेंस है। हाँ, इसमें होती है, यहाँ भी ये आ रही है, यूनिक कर दें। बॉक्स को भी अगर आप यूनिक कर देंगे तो यूनिक हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट यूनिक हो गया। वो देखिए ना, बोल्ड भी सारा कुछ ख़त्म हो गया। ये जब होता है तो सारा कुछ बोल्ड होता है, इसका मतलब ये रेफरेंस कर रहा है, ये भी इसी तरह रेफरेंस कर रहा है। अब देखिए ना, ये इसका जो ये वाला बैंड है ये बोल्ड नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ इसके ऊपर ही लगा हुआ है, कहीं पे इसका लिंक नहीं है, ये केस है।
वैसे ये इतना रेफरेंस यूज़ करने की ज़रूरत तो पेश नहीं आएगी, मुझे भी इसलिए याद नहीं था कि मैंने भी बहुत कम ये यूज़ की, ज़्यादातर ये कॉपी से ही काम चला लेते हैं, या कॉपी या इंस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन, कुछ 4 चीज़ समझ आई हो? शेप्स का स्ट्रक्चर समझ आया कि क्या काम करता है, उसको भी ये करेंगे कल जो है मोस्ट प्रोबेबली वो ऑटोकैड से चीज़ें ला कर उसमें देख लेंगे कि कैसे होता है।